दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, आप सभी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले तो हम इसमें एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है तो उसमें आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अब ये हम वीडियो की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ आपको करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये ओल्ड पेपर्स हैं या अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं। ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए हैं तो उसमें व्याख्यात्मक प्रश्न का हल दिया हुआ है। पहले प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद में उसके विकल्प दिए हुए हैं, उसके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से आपको सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद विकल्प, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप इसे देखेंगे तो ये 2004 से लेकर 2022-23 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो न्यू है वो हम पीडीएफ से करा देंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल बिना देरी किए हुए अब ये सीरीज़ हम पूरी कराएंगे। लेकिन टाइम अगर इस साल का देखा जाए तो टाइम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है जो हम कराएं वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलते हैं। आपको नेक्स्ट जो भी परीक्षा होगी उसमें ये काफ़ी दिसंबर वाले में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें ये इतने सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इतने सारे हैं जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 2004 का जो एजुकेशन का है, इसमें कुछ क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। द्वितीय प्रश्न पत्र है वो हल सही दिया हुआ है। तो इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ से जुड़ें, आप लाभ उठाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एकदम एक्यूरेट सही सारी चीज़ें होते हुए आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड कराएं और कंटेंट भी अच्छा रहे। ठीक है, ये नहीं कि आपने देखा होगा कि व्यूअर्स के चक्कर में लोग क्या करते हैं, कंटेंट की क्वालिटी है वो इजी कर देते हैं, तो वो पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल में जो कंटेंट एक्चुअल कंटेंट है उसको हम पढ़ाएंगे, जितना भी हो सकेगा उतना हम एफर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसी के साथ में पहला क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? तो नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना है वह सार्ब ने बताई थी, बी ड्यूवी, सी रूशो, डी पेस्टोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है सी। तो आंसर सी, रूसो ने शिक्षा के दो रूप बताए हैं। नंबर 1 निश्चयात्मक शिक्षा, नंबर 2 नकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा। ठीक है, और उनके अनुसार नकारात्मक शिक्षा ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के अंगों तथा ज्ञानेंद्रियों को सशक्त और तीक्ष्ण बनाती है। नकारात्मक शिक्षा का आशय व्यर्थ में समय नष्ट करना नहीं है। ये शिक्षा गुण आरोपित नहीं करती परंतु पाप से बचाती है। ठीक है, पाप से बचाती है। वह सत्य का पाठ नहीं अपितु असत्य से बचाती है। ये उस मार्ग का प्रशस्त करती है जो बालक को सत्य की ओर ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभवों की पुनर्संरचना पर बल देती है? तो पुनर्रचना पर या पुनर्संरचना पर बल कौन देती है हमारी, बताओ। ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। तो करेक्ट आंसर है इसका डी व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद। ठीक है, तो प्रयोजनवाद परिवर्तन में आस्था रखता है और अनुभव और उपयोगिता के आधार पर आदर्शों सत्यों और मूल्यों के आत्मसातीकरण पर बल देता है। इस कारण से ये पूर्व निश्चित किसी आदर्श सत्यों मूल्यों का विरोध करता है। चूँकि आदर्श मूल्य सत्यों और परिवर्तनशील होते हैं, शिक्षा के स्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 3 क्वेश्चन पर। एमिल, ठीक है, एमिल ये निम्न में प्रथम प्रबंध है, तो किसका प्रथम प्रबंध है? आदर्शवाद का, बी यथार्थवाद, सी प्रकृतिवाद और डी प्रयोजनवाद। तो करेक्ट आंसर है सी। एमिल नामक ग्रंथ है वो रूसो ने लिखा है
और इस ग्रंथ में प्रकृतिवादी शिक्षा का विस्तार से संकल्पना प्रस्तुत की है। यह शिक्षा का प्रथम प्रकृतिवादी प्रबंध माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा। तो भाई सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा क्या है? सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, या फिर सबको अधिगम्य होनी चाहिए, या फिर सी सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। डी का मतलब ये है, ये तीनों विकल्प सही है, यानी सभी, उपरोक्त सभी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या दिया हुआ है? देखिए, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है तथा शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, आसानी से उपलब्ध होने एवं सबकी अपनी आवश्यकता अनुसार अभिगम्य होने के लिए या इस कार्य को करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये होगा, वेद हमें क्या सिखाते हैं? यानी वेद हमें सिखाते हैं कि क्या सिखाते हैं? रचना का कोई प्रारंभ नहीं है, रचना का कोई अंत नहीं है, रचना प्रारंभ तथा अंतहीन है। रचना एक निश्चित प्रारंभ और अंत भी है। तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? सी है। आंसर नंबर का राइट सी है। वेद की सृष्टि की प्राचीनतम रचना है। ठीक है, और वेदों में ये इस सृष्टि को ईश्वर के द्वारा उत्पन्न माना गया है। ठीक है, वेद के अनुसार ना इस सृष्टि का आरंभ है और ना ही अंत है, ये हमेशा थी, हमेशा अस्तित्व में रहेगी। यह विचार आधुनिक वैज्ञानिकों के विचार में काफ़ी हद तक सामान्य है। उनके अनुसार ऊर्जा या किसी अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ज्ञान का कोई अनासक्त अनुरक्षण नहीं और ना ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं का नारा किसका है? ठीक है, ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और ना ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं, ये नारा किसका है? ये नारा है यथार्थवादियों का, आदर्शवादियों का, सी प्रयोजनवादियों का, डी प्रकृतिवादियों का। तो ये क्या है? ये सी है। ठीक है, प्रयोजनवादियों का ये नारा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रयोजनवादी व्यक्ति रुचियों पर बल देते हैं। उनके अनुसार जिस चीज़ को सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं है वह ज्ञान व्यर्थ है। ये बौद्धिक शिक्षा नहीं वरन उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता है। प्रयोजनवादी तात्कालिक उपयोगिता पर बल देते हैं और इसीलिए उनके अनुसार विचार, वस्तु, मूल्य हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें क्या है? वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका को नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करती है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, या फिर यथार्थवादी, अस्तित्ववादी? तो देखो भाई, यहाँ पे बात है अनुशासनवादी, तो अनुशासनवादी की बात का मतलब है आदर्शवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? आंसर 1, आंसर ए हो गया। आदर्शवादी दार्शनिक विचार अध्यापक की गरिमा, अनुशासन, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठ आदर्श आवरण में बद्ध करता है। आदर्शवाद अध्यापक का चरित्र एवं व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को आदर्श अनुकरण कर सके एवं उन मूल्यों को अपने चरित्र में आत्मसात कर सके। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है? इसमें है निम्न को मिलाइए। तो ए दिया हुआ है तत्वमीमांसा, विज्ञान, बी में दिया है ज्ञान इसकी संरचना, सी में ब्रह्मांड प्रकृति के नियम दिए पर आधारित हैं, और डी आचरण के सिद्धांत। इधर दिया हुआ है ज्ञान मीमांसा, भौतिक विज्ञान, प्रकृतिवाद और नैतिक शास्त्र दिया हुआ है, वास्तविकता। अब इनका मैच करना है। तो मैच किससे किसको करना है? वो तत्वमीमांसा की बात की जाए तो ये रियलिस्टिक चीज़ों पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ए का हुआ चौथा, वास्तविकता। ठीक है,
और अगर बी की बात की जाए तो बी का क्या हो जाएगा, ज्ञान मीमांसा ज्ञान की संरचना की बात करता है, फर्स्ट में गया, ठीक है। और सी की बात की जाए तो सी क्या, ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों पर आधारित है, तो ये बात क्या हो गई, ये तो होना चाहिए प्रकृतिवाद, ठीक है। सी का हो गया प्रकृतिवाद। और आचरण के सिद्धांत होते हैं नैतिक शास्त्र में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। 4 1 2 3। नेक्स्ट में अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है सीधे। तत्व मीमांसा वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ है, और ज्ञान मीमांसा इसकी रचना ज्ञान मीमांसा से ब्रह्मांड प्रकृति के नियम भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद, ठीक है। और डी में हमारा दिया हुआ है आचरण के सिद्धांत और नैतिक शास्त्र। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों को एक स्वायत्तशासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, इस कथन का समर्थन कौन करते हैं। तो इसके बताओ कौन समर्थन करते हैं, प्रयोजनवादी या फिर यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी या फिर प्रकृतिवादी। तो इसका राइट आंसर है जो अगर स्वायत्तशासी या स्वतंत्रता प्रदान करके प्रकृति वातावरण में करते हैं वो प्रकृतिवादी है, ठीक है। तो इनकी क्या विचारधारा, प्रकृतिवादी विचारधारा बालक पर सामाजिक नियमों द्वारा दबाव डालने का सख्त विरोध करता है, ठीक है। वह बालक को समाज के कुप्रभावों से बचाना चाहता है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं बालक को अपनी कृत्रिम श्रृंखलाओं के जाल में जकड़कर उसका प्राकृतिक जीवन छीन लेती हैं। अतः प्रकृतिवाद बालक को एक स्वायत्तशासी प्रकृति वातावरण में स्वयं करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में क्या है, मकतब है। तो मकतब क्या है हमारा, ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है या माध्यमिक शिक्षा का केंद्र है या फिर इसका उच्च शिक्षा का मकतब केंद्र है या पूजा स्थल है। तो ये भैया प्राथमिक स्तर का है, ठीक है। क्या है आंसर इसका, ये हो जाएगा मकतब प्राथमिक शिक्षा केंद्र है। इस्लामिक शिक्षा की बात है इसमें, आंसर देखिए लिखा हुआ है, आंसर प्राथमिक इस्लामिक शिक्षा मकतब वह स्थल है जहाँ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि मदरसे उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी है और इसका क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बताओ, श्री अरविंदो ने, बी महात्मा गांधी ने, और सी स्वामी अग्निवेश ने, या फिर डी स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका राइट आंसर भी है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, इसमें गांधी जी ने अपने समस्त अनुभवों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर से संबद्ध नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भी संबंधित नहीं है शायद, ठीक है, नहीं है। बाकी है तुम्हारा बी विश्व भारती, ठीक है, और सी नोबेल पुरस्कार, और डी राष्ट्रीय गान। तो किससे संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है ए, ठीक है, आंसर ए का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के स्रोत में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था एक रूपता प्रदान करने के लिए विश्व भारती की स्थापना की। राष्ट्रीय गीत टैगोर द्वारा रचित है, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में मैडम ब्लावास्की एवं कर्नल अलकाट के मूल रूप से की थी, ठीक है। तो यानी ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर है और ये तीनों संबंधित। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है। तो ये सभी हैं वो अनिवार्य हैं, जीवन की गुणवत्ता को भी अनिवार्य समझा जाता है, मानव की गरिमा को भी, और भावात्मक संकल्पना और उपयुक्त सभी आंसर है। लोकतांत्रिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें सभी को अपनी अभिव्यक्ति रुचियों के अनुसार शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार कार्य कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र लोकतांत्रिक पद्धतियों में उच्च जीवन की गुणवत्ता अर्थात मानव में न्यूनतम आकांक्षाओं की पूर्ति, भावनात्मक संकल्पना एवं मानव गरिमा तीनों गुणों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या है, इसमें 14 में है निम्नलिखित में से वह क्या है जो संस्कृति का एक स्वरूप नहीं है। तो संस्कृति का स्वरूप नहीं है वो पूछा है। तो संस्कृति का स्वरूप कौन सा नहीं है, भौतिक संस्कृति, गैर भौतिक संस्कृति, बौद्धिक संस्कृति, औद्योगिक संस्कृति। तो इसका सी आंसर है, बौद्धिक संस्कृति कोई संस्कृति नहीं है।
बाकी ये संस्कृति के तीनों भाग हैं। ठीक है, संस्कृति से आंसर है, संस्कृति से तात्पर्य मानव निर्मित भावात्मक संगठन से है, मानव में सीखे गए व्यवहारों व्यवहारों और क्या लिखा, व्यवहार प्रतिमानों का योग है। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति एवं औद्योगिक संस्कृति। ठीक है, बौद्धिक संस्कृति कोई नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या लिखा हुआ है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी है। ठीक है, तो घर है या फिर समाज है या रेडियो टीवी समाचार पत्र। चूँकि एक सिलेक्ट करना है सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया यहाँ पे घर है। ठीक है, घर है वो अनौपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, आंसर शिक्षा का एक अनौपचारिक शिक्षा जिसे निश्चित समय और एवं पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता। घर व्यक्ति किसी व्यक्ति की सबसे प्रमुख एवं सबसे बड़ी अनौपचारिक शिक्षा संस्था है। ठीक है, घर में बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। इसमें लोगों को किसी एक विशिष्ट समाज वर्ग में रखने के लिए जो मानदंड प्रयुक्त होते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह कौन सा है, प्रजाति है, धर्म है, धन है, ज्ञान है। तो अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर है सी, सामाजिक वर्ग इकाई विशेषता वाले व्यक्तियों को समूहों में होता है। समाज में प्रजाति, धर्म, धन, व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन किया जाता है, किंतु ज्ञान के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया इसका ज्ञान। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें क्या है, धर्म एक संस्था है। धर्म एक संस्था है क्योंकि ये लोगों को धर्म सिखाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकारों को निष्पादित करता है, ये नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, ये ऐसे प्रकारों को निष्पादन करता है जो कि लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, क्या है, ये महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकारों को निष्पादित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आपस में जोड़ने के लिए धर्म एवं महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ये सामाजिक कार्यों को निष्पादित करती है। इसके द्वारा व्यक्ति में विश्वास को दृढ़ बनाती है, व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों का विकास होता है तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित क्या हो जाएगा, तो इसका रूढ़िवादी समाज और बंद समाज, सांस्कृतिक विसरण, सामाजिक स्तर और परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन का वर्जन, प्रसिद्ध समाज, जाति, और दूसरी तरफ दिया हुआ है एक ऐसे समाज जिसमें जिसमें परिवर्तन धीमे और समय लेने वाले। ठीक है, तो ये आपके हैं, इसमें आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो इसको सीधे डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं। आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन का इसका क्या है, सी। ठीक है, इसमें रूढ़िवादी समाज एक ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन धीमे व समय लेने वाले हैं। ठीक है, बंद समाज जाति है। ठीक है, बंद समाज का बंद समूह है वो जाति है। और सांस्कृतिक वितरण क्या होता है, परिवर्तनों को बहिर्जात स्रोत होते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण, प्रतिरुद्ध समाज। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन प्रकट होता है। जिस महान समाजशास्त्री का मत था वह कौन है। तो ये मत था मैकडूगल का था, या फिर अरस्तू का, या फिर ड्यूई का। तो ये दुर्खीम का था। ठीक है, ये किसका था, दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, इसमें दुर्खीम, और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, इमाइल दुर्खीम एक महान समाजशास्त्री थे। उनके शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं, वरन सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शैक्षिक परिवर्तन आता है, ये माना था हमारे दुर्खीम समाजशास्त्री ने। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर अगर 20 की हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें होता है हमारा निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की नहीं है। तो आधुनिकीकरण नहीं है ये पूछा है, तो क्या नहीं है, ए औद्योगिक विकास, बी वैज्ञानिक ज्ञान, सी सामाजिक गतिशीलता,
डी शारीरिक गतिशीलता। तो आधुनिकीकरण नहीं है वो, शारीरिक गतिशीलता आधुनिकीकरण नहीं है, बाकी सारे आधुनिकीकरण हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीनता को अपनाते हुए अपनी परंपरा, संस्कृति एवं मूल्यों को त्यागता नहीं है, वरन विकास एवं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक ज्ञान एवं सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं, शारीरिक गतिशीलता नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 21 में है शिक्षा की सामाजिकता है। तो शिक्षा की सामाजिकता क्या है? शैक्षिक तकनीकी की शाखा है, या फिर समाज का अध्ययन है, या फिर सामाजिक संस्थानों में से संबंधित सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण है, या फिर एक ऐसा विज्ञान जिसमें आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, शिक्षा संस्थानों में समृद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण है। शिक्षा की सामाजिकता से तात्पर्य शिक्षा संस्थाओं से संबंध सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन एवं विश्लेषण। इसके समाज को उन्नति एवं विकास की ओर अग्रसर किया जाता है। समाज की मांग के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होता है, इसीलिए शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से एक से संबंधित नहीं है? तो एक से संबंध नहीं है, ठीक है। समान अवसरों का संबंध एक से नहीं है, किससे? नवोदय विद्यालय से नहीं है, या फिर पब्लिक विद्यालय से, या आश्रम विद्यालय से, या फिर सरकारी विद्यालय से। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि आश्रम जो आश्रम विद्यालय है वह शिक्षक समान अवसरों से तात्पर्य नहीं रखता है। बाकी सभी को योग्यता के अनुसार शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों, जिससे वह अपनी योग्यता का विकास करके उचित व्यवसायों का चयन करके जीविका उपार्जन कर सकें। नवोदय विद्यालय, राज्य विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय और राज्य किसी कारण से स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलें, नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है? आर्टवेज का मत शिक्षा सामाजिक परिवर्तन पर क्या था? तो इसका क्या था? शिक्षा समाज को बदल देती है। शैक्षिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। डी शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित हैं, और लेकिन ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो इसका यही राइट आंसर है, डी, ठीक है। आर्टवेज महोदय ने शैक्षिक एवं सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंधों को जटिल माना है, जो दुर्कीम महोदय के विपरीत इन्होंने ये माना है कि शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है, और लेकिन ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है। इसमें परिवार बच्चों को निम्न प्रकार की शिक्षा देता है। तो किस प्रकार की शिक्षा देता है? औपचारिक, या फिर अनौपचारिक, या फिर जानबूझकर, या नियमित। तो इसका सही आंसर है अनौपचारिक। परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा देता है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि शिक्षा की प्रक्रिया के कुछ प्रकार हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक इत्यादि, ठीक है। तो इसमें क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का वह होती है जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम, समय, उम्र नहीं होती, ठीक है। ये किसी अवस्था में जीवन पर्यंत प्राप्त की जा सकती है। इसके स्रोत परिवार, आस पड़ोस, खेल के मैदान आदि। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कही जाती है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र में ये भावनाएं संबंधित हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक, बी और सी अभिप्रेरणात्मक। तो उपरोक्त समस्त प्रभाव क्षेत्र है, ठीक है, इसका ये सभी है, ठीक है। भावनाओं की बात करें तो वो संबंध है, भावनाओं का संबद्धता संज्ञानात्मक, अभिप्रेरणात्मक और भावात्मक तीनों संवेगों से है, ठीक है। तीनों संवेगों में होती है, ठीक है, तीनों से है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? देखिए,
इसमें क्या है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास कौन सी पूर्ण धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जीन पियाजे कुछ संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाला तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है। इसके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? पहले संवेदीय गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। इन सभी पूर्वधारणा इंद्रियानुभवादी थी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात कर ली जाए तो इसमें क्या है, इसका कोलवर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो अगर बात की जाए इसमें संवेदीय प्रेरक अवस्था, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। तो कोलवर्ग में संवेदीय प्रेरक नहीं है, बाकी तीनों अवस्थाएं होती हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या दे दिया है, आंसर में दिया है लॉरेंस कोलवर्ग बालक के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं मानी है। सबसे पहले प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर। तो प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर, इसमें क्या माना है, परतंत्रात्मक नैतिकता। दूसरा नव आत्मकेंद्रता, ठीक है। और दूसरा माना रूढ़िगत नैतिकता स्तर, अंतर्व्यक्ति संबंध, अच्छा बालक, ठीक है। और बालिका पूर्व अभिमुखीकरण अवस्था, सामाजिक व्यवस्थापन की अवस्था। और तीसरा हो जाएगा पश्च नैतिकता स्तर में संवेदात्मक विविधता अवस्था और अंतःकरण या सिद्धांत उन्मुखीकरण अवस्था। नेक्स्ट में चलते हैं 28 में क्या है, 28 में है स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुनर्वलन समय कौन सी है? निरंतर पुनर्वलीकरण, नियतानुपात पुनर्वलन या फिर परिवर्ती अनुपात पुनर्वलन या फिर नियमित अंतराल पुनर्वलन। तो इसका सही आंसर है सी में क्या बताया है इन्होंने, सी में है परिवर्तित अनुपात अनुसूची पुनर्वलन में अनुक्रिया दर उच्च होती है जिससे छात्र अधिकतम सक्रिय होकर अधिगम का अर्जन करता है तथा उसे विलोपन क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार से परिवर्ती अनुपात अनुसूची के माध्यम से छात्र ज्ञान को अधिक समय तक संग्रह रख सकते हैं। अतः ये स्थिर अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी पुनर्वलन समय सारणी है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो ये किसमें सम्मिलित किया गया है? 150, 100, 120, 200। तो इसका आंसर ये क्या होगा, गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल में 4 प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रियाएं एवं उत्पादन या परिणामों को 6 भागों में बांटा है। 5 गुणा 5 गुणा 6 भिन्न भिन्न प्रकार की बराबर 150 हो गया, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं बुद्धि में मानी है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बौद्धिक विश्वस्तता निम्न में से वितरित किया जा सकता है। तो विश्वसनीयता में क्या किसमें वितरित किया जाता है? समानता में, सामान्य रूप से वितरित या फिर चयनात्मक। तो सही इसका आंसर है सामान्य रूप से, क्योंकि ईश्वर इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है कि वह क्या करे कि वह तथा इस सृष्टि का संचालन करने के लिए कुछ जीवों को भी विकास हुआ है। ऐसे सभी जीव इस सृष्टि का संचालन कर सकें, इसके लिए इन सभी सामान्य रूप से कुछ गुण प्रदान किए हैं। इस प्रकार से इन सभी को सामान्य रूप से बुद्धि प्रदान की गई है, अर्थात कोई मंद बुद्धि, कोई औसत और कोई उच्च बुद्धि का है। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, बच्चे सक्रिय एवं अभिप्रेरित शिक्षार्थी होते हैं। बच्चे अनुभवों से ज्ञान की संरचना करते हैं। सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा अपने
शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। और दूसरा, इसमें डी में क्या है, केवल कुछ विशिष्ट आनुवांशिक तौर से नियंत्रित परिवर्तनों के घटित होने के बाद में ही संज्ञानात्मक विकास अग्रसरित हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका अनिवार्य ये वाला है, ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास है वो शारीरिक और सामाजिक की अन्योन्य क्रिया है, ठीक है, कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी, वो भी हम देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है आंसर सी, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बालकों में किसी संवेदीय सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करके और क्रमिक रूप से उस योग्य बना देने से है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक कारकों एवं भाषा पर अत्यधिक महत्व है। संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों का संपन्न होता है। इसमें बालक आयु के साथ साथ वृद्धि करता है, ठीक है। नेक्स्ट में बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया पर निर्भर होता है या निर्भर करता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 32। इसमें क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त हुआ है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान किसके अध्ययनों के ऊपर करके प्राप्त हुआ है, सामान्य दशाओं वाले पशुओं पर, या फिर बी में दिया हुआ है सामान्य दशाओं वाले बच्चों पर, या फिर नियंत्रित स्थिति में मानव प्राणियों पर, या फिर नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत पशुओं पर। तो इसका सही आंसर है सी, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर, ठीक है, अध्ययन किए गए हैं। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन सी, मनोविज्ञान ने अपनी अध्ययन सामग्री को प्रयोगशाला में मनोविज्ञान ने इस स्थिति से आगे बढ़कर सामाजिक सांस्कृतिक जैसी वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके तथा प्रयोगशाला परिस्थितियों इन दोनों का अध्ययन करके प्राप्त की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा वो 33। इसमें अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित करता है। तो अधिगम संकल्पनाओं से सम्मिलित जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विशिष्टीकरण है या फिर सर्वांगीकरण है या सामान्यीकरण है या प्रयोग है, बताओ क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर है सामान्यीकरण, सी है। अधिगम का सर्वोच्च स्तर समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। एक परिस्थिति में सीखी गई क्रिया का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करके योग्यता का विकास करना है। ये समस्या समाधान योग्यता का सामान्यीकरण करना है। ये अधिगम संकल्पनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है अधिगम के अनुकूल के सिद्धांत में क्या होगा। तो अधिगम के अनुकूल सिद्धांत में है अप्राकृतिक उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति तत्परता युक्त रहना चाहिए, या फिर अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है, या फिर प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का पुनर्वलीकरण किया जाना चाहिए, या फिर प्राकृतिक उद्दीपन अप्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी का मतलब है अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है, ये ठीक है। अप्राकृतिक उद्दीपन है वो प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। एक्सप्लेनेशन देखो क्या है इसमें।
तो एक्सप्लेनेशन इसकी है, अधिगम के अनुकूलन से तात्पर्य जब किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में वह अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जिसे अनुकूलन अनुक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था, ये किसने किया था, तो ये किया था हमारा जे.एस. ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो जे.एस. ब्रूनर की बात के बाद में नेक्स्ट में 36 नंबर, दीपावली पर्व मनाने पर किसी एक परियोजना का पूरा करने के लिए यदि बच्चों को एक समूह गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है तो निम्न में से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, प्रासंगिक अधिगम, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक या फिर अनौपचारिक। तो इसमें प्रासंगिक अधिगम ये वाला करेक्ट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर ए, जब व्यक्ति किसी भी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के अपने आप सीख लेता है तो ऐसा प्रासंगिक सीखना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 37। तो इसमें क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के पदों को मिलान कीजिए, सही विकल्प के सामने सही चुनिए। तो ये फर्स्ट सूची दी हुई है, ये सेकंड दी है। ठीक है, तो इनको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान इसका क्या आंसर होगा, सीधे हम इसके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मिलान करने में टाइम लगेगा। देखिए ये रहा सीधे आंसर इसका, एक्सप्लेनेशन इसका विकल्प क्या है, वो सी सही है। ठीक है, सी सही है, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाओ आप, सी के अकॉर्डिंग ये। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना। और इसका देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखिए जो दिशात्मक परिकल्पना है वह एक पुच्छीय परिकल्पना है। ठीक है, दिशात्मक परिरचना का परीक्षक है वो एक पुच्छीय परीक्षण है। दूसरा, शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति की संभावना सार्थक स्तर पर निर्भर करती है। सी, शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृति की संभावना एक प्रकार की त्रुटि है। अगर अनुचित अस्वीकृति की संभाव्यता रहती है त्रुटि प्रकार के वन में। दूसरा, एक चर सतत तथा दूसरा द्वंद्वीकृत होता है तो इसे क्या कहते हैं, बाइसीरियल सहसंबंध। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें क्या है, किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़े या प्राप्तांकों का प्रसारण का मापन क्या कहलाता है। जो केंद्रीय मान है दोनों आंकड़ों को केंद्रीय मापन क्या कहलाता है, शतमक क्रमांक द्वारा, मापन विचलन द्वारा, चतुर्थांकों द्वारा होता है या फिर विषमता द्वारा। तो इसका सही आंसर है मानक विचलन द्वारा। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मानक विचलन का अर्थ है किसी विवरण के मध्य से व्यक्तिगत प्राप्तांकों का विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों के प्रसारण का मानक विचलन द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में क्या है, शैक्षिक अनुसंधान में पथ पारदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुसंधान योजना में सुधार, शोध
यंत्र की परख, शोधकर्ताओं को समूह का परीक्षण, प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। तो इसका आंसर डी है, प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। ठीक है, तो शैक्षिक शोध में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना होता है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में क्या है, प्राप्तांकों के एक समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन एम तथा एस है। यदि प्रत्येक मूल प्राप्तांक में के जोड़ दिया जाए तो नए नए मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे। क्या होंगे, एम एस होंगे या फिर एम प्लस के प्लस एस होंगे या फिर एम और एस प्लस के होगा या फिर एम प्लस के एस प्लस के होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका बी। क्या होगा, एम प्लस के प्लस एस। यदि किसी प्राप्तांक मध्यमानों का मानक विचलन क्रमशः एम तथा एस है तो प्रत्येक मूल प्राप्तांक में के जोड़ दिया जाए तो मध्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात एम प्लस के, परंतु मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एस रहेगा अर्थात एस। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, प्राप्तांकों के समूह किसका मध्यमान एम तथा मानक विचलन एस है। प्रत्येक प्राप्तांकों को दोगुना कर दिया जाए तो नए मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे। तो क्या होंगे, नए एम एस होंगे, 2ms होंगे, एम 2s होंगे, 2m 2s होंगे। तो क्या होगा, इसका सही आंसर इसका होगा, हमारा सही आंसर होगा 2ms। यदि प्राप्तांक एक समूह में जिसका मध्यमान एम तथा मानक विचलन एस है तो प्रत्येक प्राप्तांकों को दोगुना कर दिया जाए तो मध्यमान दोगुना हो जाएगा, परंतु मानक विचलन में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में क्या होगा, चरों एक्स तथा वाई में सार्थक सहसंबंध होने निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक्स तथा वाई का परिवर्ती है, एक्स तथा वाई द्वारा मापे गए गुण परस्पर संबंधित हैं, एक्स में परिवर्तन तथा वाई में परिवर्तन का कारण है, एक्स तथा वाई कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा इसका डी। क्या होगा, डी। चरों एक्स तथा वाई में सार्थक सहसंबंध होने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि एक्स तथा वाई कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इसमें क्या है, एक प्रायोगिक अध्ययन में औपचार चर के स्तर का आश्रित चर पर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। हम कह सकते हैं कि प्रयोग की क्या है, आंतरिक वैधता है, वो आंतरिक वैधता संतोषजनक है, बाह्य वैधता उच्च है, आंतरिक वैधता नहीं है, बाह्य वैधता संतोषजनक है। तो क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। सी का मतलब है आपका ये होगा, आंतरिक वैधता नहीं है। ठीक है, आंतरिक वैधता नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में विशेष चर या चरों को जोड़ तोड़ करता है, उसका प्रभाव एक दूसरे पर अध्ययन करता है। इसका परिणाम ये होता है कि प्रयोगकर्ता विश्वास के साथ ये कह पाता है कि प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर
तथा आश्रित चर के बीच कारण तथा परिणाम संबंध प्रयोगकर्ता एक विश्वास के साथ स्थापित करता है। और यदि उपचर स्वतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर, ठीक है, या उपचर का आश्रित चर पर प्रभाव एक समान या एक प्रकार नहीं आता है, जो प्रयोगों के परिणाम स्थिर एवं वैध नहीं है, इस प्रकार से प्रयोगात्मक अध्ययन की आंतरिक वैधता संदिग्ध होती है। 44 में एक अनुसंधानकर्ता को पता लगा कि उसके अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता ऊंची है, उसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसका उपकरण शायद वैध नहीं है, वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता, कुछ हद तक वैध है, बिल्कुल वैध नहीं है। तो बी, वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता है। ठीक है, कैसे, उसको पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। किसी परीक्षण को विश्वसनीयता एवं वैधता एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, और परीक्षण के वैध होने में उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है। अगर वैध है तो उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, परंतु इसके विपरीत विश्वसनीयता के लिए वैधता का होना कोई पूर्व शर्त नहीं है। वैधता के अभाव में परीक्षण विश्वसनीय हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि विश्वसनीयता का होना वैधता के लिए आवश्यक शर्त है, परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। विश्वसनीय परीक्षण का वैध होना अपने आप में आवश्यक नहीं है, परंतु वैध परीक्षण अवश्य ही विश्वसनीय होगा। पैंतालीस, एक समष्टि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समूहों में विभाजित किया। इस चर का संबंध आश्रित चर से भी है। ये समष्टि के न्यायाधीश के चयन की सर्वोत्तम विधि है। तो कौन सी विधि है? सामूहिक चयन विधि, कोटा चयन विधि, स्त्रीकृत चयन विधि, क्रमबद्ध चयन विधि। तो है स्त्रीकृत चयन विधि। ठीक है, इसका क्या है? सी। स्त्रीकृत या यादृच्छिक प्रतिचयन की वैसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या को कुछ ज्ञात विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करता है। इसमें जीव संख्या की संरचना का पता किया जाता है, जैसे प्रश्न की एक समष्टि के सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित होती है, जिससे प्रत्येक स्तर का प्रतिदर्शन के बराबर बराबर भागों में बांटकर उनका सही चयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में 46 में किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो चर के अर्थ को समझने में सहायता करती है या फिर चर का मापन करने के लिए दिशा निर्देश देती है, चर के दूसरे चरों के साथ सहसंबंधों का बयान करने में सहायता करती है, या फिर चर को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश देती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। तो सही आंसर क्या है इसका? सी है। ठीक है, तो ये सी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसकी व्याख्या। किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो चर के दूसरे चरों के साथ सहसंबंधों को बयान करने में सहायता
करती है। 47 में क्या है, एक अन्वेषक आसपास विद्यालयों में गया जिन विद्यालयों में सहयोग की उसने अपने आंकड़े को प्राप्त किए। इस प्रकार के न्यायाधीश को क्या कहलाएंगे बताओ? साधारण, अनियमित न्यायाधीश, स्थिरीकृत न्यायाधीश, क्रमबद्ध न्यायाधीश, आपतित न्यायाधीश। तो डी इसका सही आंसर है। और आपतित या प्रासंगिक प्रतिदर्श एक ऐसा असंभावित प्रतिदर्श की विधि है जिससे सबसे अधिक स्थूलन एवं अपरिपक्व माना गया है। प्रतिदर्शन की यह वह विधि है जिसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए चुन लेता है जो उसे सरलता एवं सुविधा से उपलब्ध हो जाते हैं। इस अर्थ में ये कहा जा सकता है कि ये विधि काफ़ी हद तक कोटा प्रतिदर्श के समान है। 48 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सी बात प्रयोगात्मक एवं एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में साझी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ए स्वतंत्र चर स्वेच्छा से प्रबंधन, बाह्य चरों पर नियंत्रण का कारक प्रभाव संबंध का अध्ययन और आश्रित चरों का मापन। तो इसका सही आंसर ए है, स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन। ए प्रयोगात्मक शोध घटनोत्तर शोध की मुख्य अंतर ये है कि प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर नियंत्रण रखता है और उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। इसके विपरीत घटनोत्तर शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकता क्योंकि स्वतंत्र चर भूतकाल में घटित हो चुका होता है और शोधकर्ता उसके प्रभाव के आधार पर अतीत के कारणों की खोज करता है। नेक्स्ट में एक अनुसंधान ने चरों x y के सहसंबंध गुणांक 0.70 प्राप्त किए हैं। इसका अर्थ ये है कि दोनों चरों में साझा प्रसरण का प्रतिशत है। क्या प्रतिशत है? 70% है, 51% है, 49% है या फिर 30% है? तो इसका सही आंसर ए है। 0.70 का मतलब है 70% है। और अगर एक्स वाई का चर सहसंबंध गुणांक 0.70 है, ठीक है, 7 जीरो आता है, तो इसका अर्थ है कि दोनों चरों का साझा 70% है, अर्थात 70% तक परिवर्तन होगा। 50 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पदों का मिलान करके दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट है, इसमें मानक त्रुटि है, पैरामीटर और डिटर्मिनेशन गुणांक और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, प्रसरण का विश्लेषण है, सहसंबंध गुणांक, समष्टि है, सामान्य वक्र है और न्यायदर्शीय वितरण है। ठीक है, तो इनको मैच करना है। तो इसका सही आंसर तो बी है। बी का मतलब है ए का 5, तो ए का 5 का मतलब है ये जो मानक है वो न्यायदर्शीय वितरण है। ठीक है, और बी का 3 का मतलब है समष्टि। ठीक है, पैरीमीटर का मतलब है समष्टि। और सी का दूसरा, ठीक है, डिटर्मिनेशन गुणांक मतलब सहसंबंधित गुणांक। ठीक है, और डी का लास्ट बचा हुआ ये हो जाएगा। ठीक, पहला का मतलब प्रसरण का विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट में तो इसका बी वाला सही हो ही गया था। और सूची देख लेते हैं इसमें एक बार दोबारा से। इसमें क्या है देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, मानक त्रुटि का न्यायदर्शीय वितरण,
पैरामीटर समष्टि एवं न्याय दर से संबंधित होती है, और डिटर्मिनेशन गुणांक सहसंबंध गुणांक से संबंधित है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रसारण विश्लेषण से है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 50। ठीक है, ये 50 हो गया। और इससे नीचे क्वेश्चन। आज की क्लास कैसी लगी? अब क्वेश्चन तो नहीं है, फिनिश 2004 का। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।